के तबादले हुए हैं। बड़ी खबर लखनऊ से 21 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। विपिन कुमार मिश्रा को डीआईजी चित्रकूट धाम बनाया गया है। एसके भगत आईजी भवन बने हैं। कल्याण पुलिस राकेश सिंह डीआईजी मिर्जापुर बनाए गए हैं। भूले सुशील चंद्रभान एसपी सीतापुर बनाए गए हैं। अविनाश पांडे मऊ के नए एसपी बनाए गए हैं। आर के भारद्वाज बस्ती के डीआईजी बनाए गए हैं। राजेश मोदक आईजी सीबीसीआईडी लखनऊ बनाए गए हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह डीआईजी अयोध्या बनाए गए हैं। तो 21 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तौकीर के जुड़ चुके हैं। जो अफसर थे उन सब बैठक की थी, जो जिलों के अफसर थे उनसे बैठक की थी। और खास बात है जिस तरह से अभी अग्नि पथ को लेकर हिंसा हुई और उसमें 2 जिलों में इलाहाबाद और कानपुर में हिंसा हुई थी, उसको लेकर भी यहाँ पर काफी मंथन हुआ था। और जो आला अधिकारी है उनके साथ बैठक हुई थी, चाहे वो अपर मुख्य सचिव जय हो या फिर जो एडीजी हो, डीजी रैंक के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठ के मंथन किया गया था कि आखिर किन जिलों में अब लापरवाही नहीं बरतनी है और कहाँ पर अब बदलाव की जरूरत है। माना जा रहा है उसी को लेकर कुछ सवाल के जिसमें वो चेहरे नजर आए हैं। कुछ ऐसे चेहरे हैं जो साइडलाइन पोस्टिंग में थे लंबे समय से, उनको प्राइम पोस्टिंग दी गई है, अब जिलों की कमान दी गई है। इसी की तरह अगर दूसरे एक और पहलू पे देखें तो लखनऊ और कमिश्नरेट जो वाराणसी है उन 2 जगहों पे जो अफसर तैनात थे उनको फील्ड में उतारा गया है कप्तान बना के। सौमेन वर्मा जो लखनऊ में डीसीपी थे, कमिश्नरेट में वो जब कमिश्नरेट की शुरुआत हुई थी या स्थापित हुआ था कमिश्नरेट जब लखनऊ बनारस में, उस समय से वो लखनऊ में तैनात थे। अब पहली बार उनको यहाँ से निकाला गया है और सुल्तानपुर बनाया गया है। तो इसी तरह से अवैध कुमार आनंद है, डीसीपी थे लखनऊ में, उनको निकाला गया है फील्ड में, उनको जिले की कमान सौंपी गई है। और एक और मसला था, जब डीजीपी मुकुल गोयल को हटाया गया था उससे पहले कुछ विवादों को लेकर चर्चा थी, उसमें एक नाम सुभाष दुबे का भी था जो बनारस के आईजी थे। और ये भी माना जा रहा था कि कुछ ना कुछ इसको लेकर कार्रवाई जरूर होगी। फिलहाल उनको कमिश्नरेट आईजी से हटाया गया है और वहां से निकालकर अब ट्रैफिक में इनको भेजा गया है, आईजी ट्रैफिक बनाया गया है, संपर्क कर दिया गया हेडक्वार्टर से। तो सब तबादलों की जो पूरी लिस्ट है अगर आप उसको समझेंगे तो तबादलों में कई अलग अलग कारण उसमें नजर आते हैं। और जो लिस्ट है वो लंबे समय से ऐसा महसूस हो रहा है कि वो वेट कर रही थी जिससे आखिरी मोहर लगी है और वो लिस्ट कल बाहर आई है। बिल्कुल जाहिर तौर पर ये जो लिस्ट है वो बाहर आई है। लेकिन तौकीर आप हमारे साथ बने रही है, आगे भी आपसे दूसरी खबरों पर अपडेट लेंगे। लेकिन रुक करते हैं दूसरी खबर का जो कि यशवंत सिन्हा से जुड़ी हुई है, उनके नामांकन को लेकर ये खबर है। दरअसल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो, और अखिलेश यादव विपक्षी नेताओं के साथ नामांकन के दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। 27 जून को यशवंत सिन्हा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। तो तौकीर का दोबारा से रुख करते हैं। तौकीर, जिस तरह से यशवंत सिन्हा का नामांकन सामने आया उसके बाद अब कहीं ना कहीं ये जो विपक्ष की लॉबी है वो फिर से एक बार एकजुट होती हुई दिखाई देती है। हालांकि जिस तरह से संख्या बल है उसके हिसाब से ये लगता नहीं है कि यशवंत सिन्हा को बहुमत मिल पाएगा। देखिए थोड़ा सा टिकड़ी कीड़ जरूर है यशवंत सिन्हा को जीतने के लिए, क्योंकि उनको पूरे विपक्ष का साथ चाहिए होगा। अब ऐसे में जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा कार्ड खेला है, आदिवासी महिला को उतारा है मैदान में, तो वहां पर कई ऐसे जो दल हैं जो दलित राजनीति करते हैं अपने अपने स्टेट में, और ऐसे कई मुख्यमंत्री भी हैं जो दलित राजनीति की वजह से ही मुख्यमंत्री बन पाए हैं। तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा विपक्ष के साथ जाना, क्योंकि ऐसे में अगर वो द्रौपदी मुर्मू का विरोध करते हैं और यशवंत सिन्हा के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो मैसेज है वो दलित विरोधी ना चला जाए। इस वजह से इस छवि से बचने के लिए भी कोशिश होगी कि द्रौपदी मुर्मू को ही वोट किया जाए। दूसरी तरफ जो विपक्ष के जो और जो दल है वो जो साथ नजर आ रहे हैं फिलहाल, उसमें अखिलेश यादव बड़ा चेहरा है, ममता बनर्जी है। और 2022 के चुनाव में अगर देखेंगे तो जब चुनाव चल रहे थे तो यहाँ पर यशवंत सिन्हा के साथ शत्रुघ्न सिन्हा कई बार समाजवादी पार्टी कार्यालय में भी नजर आए, उनके साथ ममता बनर्जी भी नजर आती थी। तो अखिलेश यादव का तो यशवंत सिन्हा के साथ जाना पूरी तरह से पहले से ही लाजमी माना जा रहा था कि वो उनके साथ ही नजर आएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की जो बॉन्डिंग है वो पहले से हम लोग देखते चले आ रहे हैं। इसके अलावा जो बड़े चेहरे हैं और जो दल हैं
वो भी माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की वजह से साथ आएंगे कोई सहयोगी दल जो उत्तर प्रदेश के हैं। और इसके अलावा कई और ऐसे स्टेट हैं जो भी नजर आएंगे, लेकिन जो वोट का आंकड़ा है उसको छूने में थोड़ी सी दूरी जरूर रह जाएगी, अभी ऐसा महसूस हो रहा है। हो ये भी सकता है कि अगर पूरा एक विपक्ष एकजुट हो जाए तो इस दूरी को तय भी कर सकते हैं यशवंत सिन्हा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कोशिश तो उनकी यही होगी। इसके पहले कल उन्होंने राजनाथ सिंह को और बाकी बीजेपी के नेताओं को अपने समर्थन में वोट करने के लिए फोन कॉल भी किया, उनसे बात भी की थी। ऐसे में अब देखना ही होगा कि आगे किस तरह से नामांकन के दौरान कौन कौन से नेता उनके साथ पहुंचते हैं। आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बता दें आपको कि वाराणसी से अगली खबर है, जहां आज से 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। पीएम मोदी के संभावित दौरे को लेकर तैयारियों पर वो बैठक करेंगे। जुलाई के पहले हफ्ते में पीएम मोदी का संभावित दौरा है वाराणसी का। उसके पहले सीएम 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं और सीएम चाहते हैं कि तैयारियां पुख्ता हो। विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक वो करेंगे। बाबा विश्वनाथ के धाम भी सीएम योगी जाएंगे। तो वाराणसी आज से 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी है। किस तरह की तैयारियों को लेकर जायजा लिया जाएगा, किस तरह के कार्यक्रम है, इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र चौबे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, किस तरह का कार्यक्रम आज सीएम का है और पीएम के कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारियां सामने आ रही है? देखिए, लगभग 5 से 6 के बीच में देर शाम पहुंचने की संभावना है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की। और ये जो संभावित दौरा है 1500 करोड़ की 50 परियोजनाओं की सौगात देने की संभावना है प्रधानमंत्री की वाराणसी में इस बार अपने संसदीय क्षेत्र में, जिसको लेकर प्रधान मुख्यमंत्री द्वारा आज स्थलीय निरीक्षण देर रात से और सुबह तक किया जाएगा। क्योंकि 24 लगभग ये 2 दिवसीय दौरा है और इसमें तमाम आला अधिकारी हैं जिनके साथ ये दौरा होगा। और उसके बाद स्थलीय निरीक्षण के साथ साथ जो परियोजनाएं हैं जो चल रही हैं और जो सौगात देने वाली हैं, जिसका लोकार्पण है और शिलान्यास है, उन चीजों का जो है उनके द्वारा विजिट किया जाएगा, स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा, ताकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो सके, किसी प्रकार की कोई अनियमितता न हो सके। इसलिए वो खुद ग्राउंड पे जाकर तमाम चीजों को परखेंगे और जांचेंगे। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। रुक करते एक और बड़ी खबर का। बता दें कि लखनऊ में आज 10 लाख से ज्यादा लोगों को सौगात मिलनी है। ग्रामीणों को घरूनी प्रमाण पत्र सीएम सौंपेंगे और स्वामित्व योजना के तहत सीएम घरूनी प्रमाण पत्र देंगे। ग्रामीणों को वर्चुअली ये सौगात दी जाएगी। तो ग्रामीणों को ये सौगात सीएम वर्चुअल माध्यम से देंगे। आवास का मालिकाना हक इसके जरिए दिलाया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अनूप, किस तरह की ये योजना है और इससे किस तरह का ग्रामीणों को फायदा हो पाएगा, हम चाहेंगे दर्शकों को आप विस्तार से बताएं। और देखिए, ग्रामीणों के लिए आज सौगात है सनी, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि शहरी क्षेत्र में जो भी आवासीय जो जमीन होती थी उसकी रजिस्ट्री हो जाती थी। अभी जब मुलायम सिंह की सरकार थी उसके बाद एक नियम आ गया था, जियो आया था कि उनका दाखिल खारिज भी हो जाएगा, जिससे पता लगता था कि नगर निगम भी क्षेत्र होता था और एक उनकी पहचान होती थी, उनका एक घर की रजिस्ट्री होती थी। लेकिन गांव में अभी तक ऐसा कुछ नहीं होता था कि उनका जो घर है ग्रामीण क्षेत्रों में किसका घर है, उसकी चौहद्दी क्या है, बगल में कौन रहता है। लेकिन अब योगी सरकार आज गांव वालों को तोहफा देने जा रही है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में घरौनी एक ऑनलाइन एक प्रक्रिया होगी, जिसमें जिस तरीके से जमीन का इंतखाब निकलता है, अब जो ग्रामीण जो क्षेत्र में घर बने हैं उनका भी इंतखाब निकलेगा। तो यह निश्चित कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार था, बेईमानी थी, गांव में ज्यादातर जो बेईमानी को लेकर आपने देखा होगा कि तमाम विवाद छोटे छोटे खड़े हो जाया करते, कभी गलियारे पे अपने घर बना लेते थे, कभी किसी दूसरे जमीन पे घर बना लेते थे। ऐसे में उन पर फैसला हो पाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि पुलिस प्रशासन को भी जानकारी नहीं रहती थी वहां पर कि किसकी कितनी जमीन है वहां पर। ऐसे में वहां पर पुलिस भी पहुंचती थी या फिर जिला प्रशासन, या फिर मामला जब कोर्ट में पहुंचता था तब भी वहां जो फैसले लेने में बहुत कठिनाइयां होती थी। लेकिन अब इस घरौनी के माध्यम से इस पूरा मामला
साफ हो जाएगा कि किस जमीन पर किसका घर है, आसपास के लोग कौन हैं, उसकी चौहद्दी क्या है, उसकी पहचान क्या है। ये सब तमाम जो चीजें हैं, आज करीब 11 लाख से ज्यादा जो हैं वो घरौनी आज ऑनलाइन हालांकि मुख्यमंत्री देने वाले हैं। करीब 500 लोग आज लोक भवन में बुलाए गए हैं, जहां पर अभी लगभग करीब कई जिलों के लोग पहुंचे हुए हैं। उनको यहां पर मौजूदा हालत में हैंड टू हैंड दिया जाएगा, लेकिन बाकी के लोगों को ऑनलाइन दिया जाएगा। एक बड़ी सौगात है, एक बड़ी राहत की सांस भी होगी। ऐसे में बहुत सी चीजों, मैंने अभी कहा ना कि बहुत सारे जो भ्रष्टाचार को लेकर या फिर जो छोटी छोटी लड़ाई एक बड़ा रूप ले लेती थी, उस पर कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। सनी, बिल्कुल, जाहिर तौर पर इसका विस्तार भी पूरे प्रदेश में होगा। मुख्यमंत्री कब जुड़ने वाले हैं, कब ये जो सौगात है वो देने वाले हैं, इसके बारे में क्या जानकारी, और मुख्यमंत्री के अलावा और कौन कौन से लोग जुड़ने वाले हैं, इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, 12 बजे का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसमें ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है वो शामिल होंगे, अनूप प्रधान वाल्मीकि है राज्य मंत्री राजस्व विभाग के हैं निश्चित रूप से, और बाकी जो अपर मुख्य सचिव हैं गृह हैं वो शामिल होंगे, मुख्य चीफ सेक्रेटरी शामिल होने वाले हैं, तमाम और अधिकारी शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दिन कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से गांव को लेकर एक असमंजस की स्थिति थी, अब कहीं न कहीं ये शुरुआत हुई है। आज 11 लाख ग्रामीणों को लमसम अधिकार पत्र मिलेगा, उनको घरौनी मिलेगी, लेकिन उसके बाद ये प्रक्रिया लगातार चलती रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफी बड़ा क्षेत्र है, करीब 24 करोड़ की आबादी है। ऐसे में जिन घरों में ग्रामीण क्षेत्रों में जिनका जो घरौनी नहीं बनी है, वो लगातार प्रक्रिया है, लेकिन शुरुआत आज हो गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ से। आज बिल्कुल जाहिर तौर पर अनूप एक बड़ी सौगात ये है, इससे एक बड़ी राहत भी लोगों को मिलेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई है, जो कि बताती है किस तरह से समर्थन मिल रहा है अलग अलग दलों के उम्मीदवारों को। खासतौर पर 2 उम्मीदवार जो उतरे हैं उसमें से अब मायावती ने यह कहा है कि एनडीए के उम्मीदवार को वो अपना समर्थन करने जा रही है, यानी कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में अपना समर्थन बसपा देगी। बसपा देश की प्रमुख पार्टी है, ये कहा है मायावती ने। बसपा की कथनी और करनी में अंतर नहीं है, बसपा दलितों और गरीबों की पार्टी है। मायावती ने ये बातें कही है। बसपा निडर होकर फैसले लेने वाली पार्टी है, ये बसपा ने कहा है। तो जिस तरह से एक महिला उम्मीदवार को उतारा गया है, ओबीसी चेहरे को राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है, उसको समर्थन देने की बात मायावती ने कही है। ये सब कड़वा सच जानकर व समझकर यहाँ गरीबों, शोषितों व उपेक्षित वर्गों आदि के हित में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह ही पत्थर काट कर अपना रास्ता खुद बनाने के लिए लगातार संघर्ष करती रहती है, और इन वर्गों का हित एवं आत्मसम्मान व स्वाभिमान बीएसपी के लिए सर्वोपरि है, जिसके लिए हमारी पार्टी कभी भी किसी से कोई समझौता कतई नहीं करती है, तथा वर्तमान समय में इसी कड़ी में राष्ट्रपति चुनाव में अपना फैसला खुद लेने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है, जिसके तहत ही हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। और हमने ये अति महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी व इनके एनडीए के पक्ष में नहीं, और ना ही इनके विपक्ष यूपीए के विरोध में कोई सोचकर लिया है, बल्कि अपनी पार्टी व मूवमेंट को विशेष ध्यान में रखकर ही एक आदिवासी समाज के योग्य व कर्मठ महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए ये खास फैसला लिया है। हालांकि वह कितना फ्रीली होकर वह बिना किसी दबाव के कार्य कर पाएगी, ये तो आगे चलकर समय ही बताएगा। अंत में अब मैं अपने आदिवासी समाज की महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए अपनी पार्टी का वोट देने का ऐलान करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूं। तो अनूप हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अनूप, कहीं ना कहीं बसपा का जो बेस है, एसटी एससी ओबीसी का जो वोट बैंक है, वो जानती है कि उनको समर्थन इनको देना ही है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक ये भी बात कही है कि एनडीए को समर्थन देना उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य जो है वो
ओबीसी वर्ग की महिला को चूंकि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, इसीलिए वो उनको अपना समर्थन दे रही है। एक संदेश देने की कोशिश की, एक बार फिर से अपने वोट बैंक के लिए अपनी जो समर्पण की भावना है वो दिखाने की कोशिश की। देखिए सनी, इसको समझने की बहुत बारीकी से जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को लमसम राष्ट्रपति बनना अब लगभग तय हो चुका है। मायावती विपक्ष को अलग करने का मकसद साफ है, क्योंकि 2011 के अगर जब जनगणना में हम जाते हैं तो करीब 11,34,000 से ज्यादा जो आदिवासी हैं वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अब ऐसे में आप अंदाजा लगाया जा सकता है, 11 साल पहले का आंकड़ा है, 2022 चल रहा है, तो ऐसे में आदिवासियों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी होगी और देश में कितनी हो चुकी होगी। तो ऐसे में मायावती कभी कभी मायावती का जो फैसला है ये निश्चित रूप से वो सोचती है कि ऐसा न हो, ये आदिवासियों का जो एक लाभ है वो भारतीय जनता पार्टी को पूरा न मिलने पावे, सीधे न मिलने पावे। ऐसे में वोट कमेंसी को लेकर के, क्योंकि 2024 की लड़ाई बहुत ही नजदीक, बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गई है। ऐसे में सभी पार्टियां तैयारी कर रही कि 2024 में किस तरीके से जाना है। लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये काफी अहम एक मुद्दा है उत्तर प्रदेश के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। तो ये निश्चित रूप से मायावती का जो आज की जो बाई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसको साफ संदेश है कि आदिवासियों को साथ साथ जो उनका दलित वोट है वो अभी पिछले चुनाव में 2022 में देखा गया है कि मायावती का जो बेस वोट है वो भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हुआ है। अब कहीं मायावती वो ऐसी गलती नहीं करना चाहती हैं कि 2024 में उसका खामियाजा उठाना पड़े। मुझे लगता है शायद मायावती का इसी वजह से आज ये जो बड़ा फैसला लिया है, एक विपक्ष से अपनी दूरी बनाई है। हालांकि समाजवादी पार्टी से हमेशा वो अपने आप को अलग मानती है और यही वजह है कि आज जो एनडीए की तरफ उनका समर्थन गया है, द्रौपदी मुर्मू जो प्रत्याशी है। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बात अनूप आपने भी जो कही है अभी कि विपक्ष से अपने आप को दूरी बनाई है। विपक्ष को लेकर हाल फिलहाल में हमने देखा कि चुनाव के बाद लगातार वो एक उनके खिलाफ एक जो उनका निशाना है वो रहता ही है और एक बार फिर से उन्होंने ये साबित किया है। और कहीं ना कहीं एक बात हम इन दिनों ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ उनका एक जो झुकाव है वो कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको राजनीतिक तौर पर जो समीकरण बनते बिगड़ते यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इसको दूरगामी तौर पर कैसे समझे? देखिए सभी बिल्कुल साफ बात है, क्योंकि जो मायावती का जो अभी तक का रहा है, पिछला जो चुनाव लोकसभा का उन्होंने लड़ा था तो समाजवादी पार्टी के साथ में लड़ा था। उसमें समाजवादी पार्टी आरोप भी लगाया था कि उनके वोट उनको नहीं मिल पाए हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ है। अब ऐसे में कहीं न कहीं जो 2024 का चुनाव है उसको देखते हुए मायावती का फैसला है। मायावती जिस तरीके से भाजपा का समर्थन, ये समझिए जो भाजपा का प्रेम है, पहले भी मायावती भाजपा के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुकी हैं। अब ये जो बड़ा फैसला है, एक ऐतिहासिक फैसला इसलिए कहें क्योंकि मायावती हमेशा विपक्ष में रहकर अपनी भूमिका अदा की है अभी तक और विपक्ष में रही हैं। ममता बनर्जी के भी उन्होंने समर्थन किया है, लेकिन इस जो राष्ट्रपति के चुनाव में एकदम से अपने आप को अलग कर लेना, उनको इस बात की जानकारी शायद है कि द्रौपदी मुर्मू निश्चित रूप से देश की राष्ट्रपति लमसम बनना तय हो चुका है। तो ऐसे में अपनी साथ खींच वो जो उनको पता है कि हो सकता कि अगर आदिवासी की तरफ से अगर उनका वोट जाता है या फिर इस जो आदिवासी समाज को उनका अगर प्रेम मिलता है अपनी समाज उनकी बिल्कुल, ये यहाँ पर समर्थन इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि जिस तरह से पार्टी अपना जनाधार खो रही है, जिस तरह से पार्टी की जो स्थिति है उसको मजबूती दिलाने के लिए एक बार फिर से उसमें वो ऊर्जा लाने के लिए भी ये जो उनका समर्थन है वो जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, ये जो बड़ी खबर है ये आपको बता दें, आज से हर हफ्ते सीएम जिलों का दौरा करेंगे। हर हफ्ते अलग अलग जिले का वो दौरा करेंगे। आज उधम सिंह नगर के दौरे पर सीएम धामी रहेंगे, उत्तराखंड के सीएम, और जिले में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक भी वो करेंगे। छात्रों के साथ बातचीत भी सीएम धामी करेंगे। तो जनता से सरोकार साबित करने की ओर एक कदम बढ़ाया है सीएम ने और जनता के साथ मिलकर भविष्य में उनके समस्याओं को दूर करने के लिए भी एक तरीके से उनको विश्वास में लेने की कोशिश है। अजीत कंबोज हमारे संवाददाता इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। अजीत, कहीं ना कहीं जनता का विश्वास जीतने की कोशिश है उनके बीच में और सीएम के बीच में जो दूरी है उसको कम करने की कोशिश।
बिल्कुल सनी, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड सरकार की बात की जाए तो धामी 2.0 में कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो लगातार जनहित के हैं, सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आप को समाहित करते हुए तमाम कैबिनेट मंत्रियों को निर्देशित किया है कि आप सप्ताह के अंत में यानी वीकेंड्स पर तमाम जिलों का दौरा करें जहां के आपको प्रभारी जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि वो तमाम प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के अंत में किसी न किसी क्षेत्र में मौजूद रहेंगे जहां पर सीधे जनता से सरोकार होगा, जनता से बातचीत होगी, जिसकी शुरुआत आज से कर दी गई है, लेकिन जो विधिवत शुभारंभ होगा वो अगले हफ्ते से होगा। आज की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री दिल्ली में राष्ट्रपति के नामांकन के बाद सीधा दिल्ली से पंतनगर रवाना होंगे, जहां पर वो एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और कार्यक्रम के बाद सीधे तौर पर स्थानीय जनता से मिलने का उनका कार्यक्रम तय किया गया है। लगभग ये 1 घंटे का कार्यक्रम है जो पंतनगर में आयोजित होगा और रुद्रपुर में एक बड़ा कार्यक्रम है जो उसमें शामिल होना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। तो दिल्ली से सीधा पंतनगर पहुंचेंगे और वहां से इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो देर शाम को देहरादून पहुंचेंगे। लेकिन जो सीधे तौर पे एक आम जनता से मिलने की बातचीत है, जनता से रूबरू होना है, इसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देशित किया जा चुका है तमाम मंत्रियों को, अधिकारियों को, और खुद मुख्यमंत्री ने आज से इसकी शुरुआत कर दी है। उम्मीद है कि इसके बेहतर परिणाम निकलकर सामने आएंगे। और एक जो जनता की शिकायतें रहती हैं कि अधिकारी, मंत्री, विधायक उनसे रूबरू नहीं हो पाते, उनकी समस्याओं को समाधान नहीं हो पाता, अब जब खुद मुख्यमंत्री उनके दरबार में होंगे, मुख्यमंत्री खुद उनके सामने होंगे, तो ऐसे है में तमाम जो दिक्कतें हैं वो भी मौके पर ही दूर होती नजर आएंगी। बिल्कुल अजीत, एक ये कोशिश की जा रही है, देखना होगा कि ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है। आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।